अरे अग्रवाल की साइट पर 100 बोरी सीमेंट जानी थी, क्या हुआ उसका, भिजवा दी? रात के करीब 1 बज रहे थे और मैं फोन पर किसी से बात करते हुए प्लांट का दौरा कर रहा था कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ मेरे ऊपर उड़ रहा हो, क्योंकि जमीन पर मेरे अलावा भी मैं एक और परछाई को देख रहा था। पर जब मैंने अपने आसपास ऊपर नीचे देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। हालांकि मुझे अब किसी अनहोनी का एहसास होने तो लगा था, पर मैं इन सब बातों को दरकिनार कर प्लांट का दौरा करने में मसरूफ रहा। पर धीरे धीरे परछाई बढ़ती जा रही थी। मैं भी इसे इग्नोर कर मशीनों को देखते हुए जब मैं गोदाम में पहुंचा तो अब जो परछाइयां मेरे ऊपर उड़ रही थी वो सब की सब मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जिन्हें देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा था। कौन हो तुम और ये किसका गंदा मजाक है? कसम से अगर मुझे पता चला ना तो अभी के अभी तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगा। मगर मेरे इतना कहने पर भी उन परछाइयों के कान में जू तक नहीं रेंगी। वो बस अपनी जगह पर खड़े मुझे ही देख रहे थे, जिससे अब मेरा डर धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। और अगले ही पल वो सारी की सारी परछाइयां एक एक कर मेरे अंदर समाती गई, जिसके दर्द से मेरा जिस्म फटने को हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मेरे चारों तरफ पुलिस वालों का जमावड़ा लगा था और मेरा बदन जगह जगह से कटा हुआ था और मेरे हाथ खून से सने हुए थे। अरे उठ जा हीरो, बहुत एक्शन खेल लिया तूने, चल अब सस्पेंस खेलते हैं। एक इंस्पेक्टर मुझसे कह रहा था, पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता 2 हवलदार आए और मुझे उठाकर अपनी जीप में डालने लगे। इस दौरान मैंने देखा कि सीमेंट प्लांट का मालिक एक कोने में बैठा मुझे देखकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है, कोस रहा है। एक रात में मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। कल तक मैं इस सीमेंट प्लांट का प्रोडक्शन हेड था और अब एक ही रात में जबलपुर जिले का खूंखार अपराधी, जिसको ये तक पता नहीं था कि आखिर उसका अपराध क्या है। मैं पुलिस जीप में बैठने जा रहा था। इस दौरान कैमरामैन और रिपोर्टर गाड़ी का पीछा कर भागते हुए मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे थे। अजय जी, क्या आपने इतने सारे लोगों को अकेले मारा या आपके साथ और भी लोग शामिल थे? अजय जी, 7 लोगों को इतनी बेरहमी से मौत देने के पीछे आपका मकसद क्या था? क्या आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे? अजय जी। मैं ये सब सवाल सुनकर ही दंग था। 7 लोगों का खून मैंने किया है? मैं जो खून देखकर ही उल्टी कर देता था, आखिर वो शख्स 7 लोगों का खून कैसे कर सकता है? इन सब सवालों से मेरा सिर फटने को हो रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि पुलिस वाले अब मुझे लॉकअप में ले जाने की बजाय अस्पताल ले गए और मेरा इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद मुझे जब होश आया तो वही इंस्पेक्टर हाथ में मेरे लिए जूस लिए खड़ा था। अरे कितना भगाओगा बावड़ी गोच, अब ये नाटक साटक तो बंद करे और एक अच्छे खूनी की तरह मुझे सब कुछ सच सच बता दे। मैं वादा करता हूँ तुझे 3rd डिग्री में नहीं भेजूंगा। इंस्पेक्टर के मुंह से 3rd डिग्री का नाम सुनकर डर के मारे मेरा गला सूख गया था, जिसे देख इंस्पेक्टर ने मुझे जूस देते हुए कहा, ले पहले इसे पी ले, तेरे लिए लाया हूँ, सच बोलने में ताकत मिलेगी। वो इंस्पेक्टर मुझे डराते हुए कह रहा था कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तो जानता था कि मेरी हालत बद से बदतर होने वाली थी, क्योंकि झूठ तो मैं तब बोलता ना जब मुझे सच का पता होता। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मुझे आखिर हुआ क्या था। इसलिए इन सब से बचने के लिए मैंने उस इंस्पेक्टर से बस इतना कहा, मैं जो भी कहूँगा अपने वकील से कहूँगा। मेरे इतना कहते ही इंस्पेक्टर का खून खौल गया, पर फिर भी उसने गुस्से का घूंट पीते हुए बस इतना कहा, अरे वो तो तन्ना कल मिल ही जाएगा, लेकिन तेरे और मेरे बीच एक रात का फासला है। पर वकील का जिक्र करके तूने तो रात पहले ही काली कर ली। और फिर फोन करके अपने हवलदारों को बुलाया और उन हवलदारों ने फिर मुझे उस गाड़ी में बिठा दिया और सीधा लॉकअप में ले जाकर उल्टा लटका दिया और तबीयत से मुझे कूटा। पर सच तो मैं तब बोलता ना जब मैंने कुछ किया होता या फिर मुझे कुछ याद रहता। मैं हर मार हर चोट पर बस इतना ही कहता कि मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बस कुछ परछाइयां दिखी थी जो एक एक कर मेरे अंदर समाती गई, जिससे मुझे खूब दर्द हो रहा था। और इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मगर किसी एक ने भी मेरी इस बात पर यकीन नहीं किया और मुझे तब तक मारते रहे जब तक कि दर्द सहते हुए मैं बेहोश नहीं हो गया। लेकिन मेरे बेहोश होने का कोई फायदा नहीं हुआ।
सीमेंट प्लांट के मालिक ने पैसे खिलाकर मेरे एक दिन की कस्टडी को 1 हफ्ते का कर दिया था और मेरी कस्टडी तब तक बढ़ती रहती जब तक कि मैं अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता कि उन 7 लोगों का खून मैंने किया है, जिनमें प्लांट मालिक का इकलौता लड़का भी था। लॉकअप में मेरे लिए एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। किसी तरह मैंने मार खाते खाते 3 दिन गुजार दिए थे। कभी कोई इंस्पेक्टर तो कभी कोई हवलदार आता और मुझ पर हाथ साफ करके चला जाता। मुझे तो इतना भी मालूम हो गया था कि अगर मैं मर भी गया तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को न्याय नहीं, बस एक चेहरा चाहिए था जिसे देखकर लोग उस पर थूके, उसे बुरा भला कहे, जो समाज में किसी नसीहत के काम आए। पर अब मुझे इन सब ढकोसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस किसी भी हालत में जिंदा रहना था। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हवलदार जी, कोई सुन रहा है? मैं अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं सर से पांव तक दर्द से तड़प रहा था। फिर भी मैंने अपनी पूरी जान से आवाज लगाई, मगर पुलिस स्टेशन में सब सो रहे थे। मैं एक बार फिर बोलने को हुआ ही था कि अचानक मुझे फिर से कुछ परछाइयां नजर आने लगी, जिन्हें देखकर मैंने चीखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरी जिंदगी तो तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो। मैं उन परछाइयों से गुस्से में कह रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास आकर मुझसे फुसफुसाते हुए कह रहा है, तुम्हारे जुर्म को भूलने के बाद वो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उनसे बोलो कि तुम अपना जुर्म उसी जगह पर कबूल करोगे जहां तुमने वो जुर्म किया था। मुझे नहीं पता ये सब मुझसे किसने कहा था, पर मेरी मदद किसी ने तो की थी। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर और हवलदार से कह दिया कि मैं अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आप वापस उसी सीमेंट फैक्ट्री में ले चलिए। जिसे सुन इंस्पेक्टर ने पहले तो किसी को फोन किया और फिर हवलदार से बोला कि मुझे वापस से गाड़ी में बिठा दे। हवलदार ने भी अपने सीनियर की बात मानी और मुझे गाड़ी में बिठा दिया। आधी रात से ज्यादा का समय हो रहा था और मैं एक बार फिर सीमेंट फैक्ट्री की ओर जा रहा था। बस फर्क इतना था कि पिछली बार जब मैं सीमेंट फैक्ट्री से निकल रहा था तो मुझे देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम था, लेकिन अब जब मैं फैक्ट्री में वापस जा रहा हूँ तो मेरे और इंस्पेक्टर के अलावा कोई तीसरा आदमी देखने वाला भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने गाड़ी सीमेंट फैक्ट्री के आगे जाकर खड़ी कर दी। ले भाई, आ गए सीमेंट फैक्ट्री, चल अब कर को बोल अपना जुर्म। इतना कहे वो मुझे कागज और पेन देने ही वाला था कि तभी मैंने उससे कहा, अब यहाँ नहीं, मुझे उसी सीमेंट के गोदाम में ले चलो, मैं वहीं का बोलूंगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया था। फिर भी मुस्कुराते हुए मुझे देखा और गाड़ी को अंदर सीमेंट फैक्ट्री में ले गया। शायद मन ही मन सोच रहा होगा कि अभी इसकी सुन लेता हूँ, वैसे भी इसको गोली तो मैं ही मारूंगा। कुछ देर बाद हम दोनों सीमेंट फैक्ट्री के गोदाम में खड़े थे, जहाँ फैक्ट्री का मालिक पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तूने इसको गेट पर नहीं मारा और मेरे पास ले आया। अब मैं इसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। फैक्ट्री का मालिक मुझे देख गुस्से में मुझे मारने मेरी तरफ बढ़े चले आ रहा था और मुझे तो उसके पीछे वही परछाइयां दिख रही थी। लेकिन इससे पहले कि फैक्ट्री का मालिक मुझे हाथ भी लगा पाता, वो सारी परछाइयां एक एक कर मेरे भीतर समा चुकी थी। कमीने, तूने मेरे बेटे को ऐसी मौत दी, आज भी उसके बारे में सोचकर मन कांप उठता है। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे उससे भी भयानक मौत दूंगा। फैक्ट्री का मालिक मेरा कॉलर पकड़कर मुझसे कह रहा था कि तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, उसी तरह ना जैसे मेरी मंजरी को मारा था, उसके साथ जबरदस्ती कर उसे जान से मार दिया, फिर उसकी लाश को एसिड में डुबाकर उसकी हड्डियां भी गला दी, जिससे किसी को कोई सबूत ना मिले। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब कहने के लिए किसने बोला था, लेकिन इतना तो था कि मेरी बात सुन फैक्ट्री के मालिक के पसीने छूटने लगे। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कौन है? सच बता, तू कौन है?
इंस्पेक्टर, तूने सुना उसने क्या बोला अभी? अरे उससे क्या पूछता है, मैं तुझे बताता हूँ। मैं उसी मंजरी का बाप हूँ, हरिशंकर, और मैं उसका भाई विनोद, और मैं उसका चाचा कृष्ण, और मेरा चेहरा तो तुम्हें अच्छे से याद होगा, सुपरवाइजर हरिया। ये सब आवाजें मेरे अंदर से आ रही थीं और मुझे भी अब इतना तो समझ में आ गया था कि मैं इन आत्माओं का एक जरिया बन गया हूँ, जो शायद किसी मकसद के लिए मेरे अंदर आई है। इंस्पेक्टर, अभी के अभी इसको गोली से उड़ा, 1 करोड़ दूंगा, खत्म कर इसे। वाह साहब जी वाह, 1 करोड़ एक आदमी के, पर इसके अंदर तो 4 आत्माएं हैं, पूरे 5 करोड़ लगेंगे। सौदा मंजूर हो तो बोलिए। फैक्ट्री के मालिक की पस्त हालत देखकर इंस्पेक्टर ने भी मौके का फायदा उठाने की सोची, पर तभी मुझे मेरे पेट के नीचे तेज दर्द महसूस होने लगा। मेरे हाथ पैर अकड़ने लगे, आंखों में इतना गुस्सा आ गया था कि मानो अभी गुस्से से फट पड़ेंगे। फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई, 5 नहीं इंस्पेक्टर, 6। मुझे कैसे भूल गए साहब? आपकी दरिंदगी की सबसे पहली शिकार मैं ही तो थी, मंजरी। ये नाम सुनते ही फैक्ट्री के मालिक के साथ साथ इंस्पेक्टर भी सक पका गया था। उसने आव देखा न था, वो वहां से भागने के लिए दौड़ पड़ा था, पर बेचारा ज्यादा दूर तक नहीं जा सका था, क्योंकि मेरे अंदर मंजरी की आत्मा ने तुरंत ही उसकी गर्दन पकड़ी और उसका सिर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि अब वो किसी फटे हुए तरबूज की तरह दिख रहा था। इंस्पेक्टर का ये हाल देखकर फैक्ट्री मालिक अपने पैरों पर गिर अपनी जान की भीख मांगने लगा था। मुझे माफ कर दे मंजरी, मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई है, पर मुझे नहीं पता था कि तुझे इंसाफ दिलाने के लिए इतने लोग खड़े हो जाएंगे। मुझे उन सबको भी रास्ते से हटाना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना मंजरी। वैसे भी तू मेरे बेटे को मारकर अपना बदला तो ले ही चुकी है। तेरे बेटे को मैंने नहीं, अजय ने ही मारा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके। पहले उसके जिस्म की एक एक हड्डियां तोड़ी। अजय ने पहले जो कुछ भी किया वो महज सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन अब जो कुछ भी तेरे साथ होने वाला है वो हकीकत होगी। अब मरने के बाद सोचता रहियो कि अजय ने तेरे बेटे को क्यों मारा था। इतना कहकर मेरे अंदर से मंजरी की आत्मा निकली और फैक्ट्री के मालिक के जिस्म में जा घुसी, और फिर मेरी आंखों के सामने ही वो सीमेंट क्रशर की ओर चल दिया। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका शरीर उसे ये सब करने से रोक रहा था, पर उसके अंदर की आत्मा उससे ये सब जबरदस्ती करवा रही हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल फैक्ट्री मालिक सीमेंट क्रशर में कूद गया और दूसरे ही पल उसके जिस्म के टुकड़े किसी गंदी नाली से एकदम से जमे हुए मलबे की तरह निकले, जिन्हें देखकर घिन के मारे मैंने अपनी नजरें नीची कर ली थी। इस हादसे के बाद अजय का कुछ भी पता नहीं चला। बस इतना पता है कि वो अब एक भरा पूरा परिवार अपने अंदर लिए एक शहर से दूसरे शहर अपनी पहचान छुपाए फिरता रहता है। वो कोई भी हो सकता है, एक ऑटो वाला या फिर आपके बगल में बैठा एक अनजान शख्स, वो कोई भी हो सकता है। पर डरना मत, क्योंकि आपको उसकी कहानी पता है, और सीमेंट फैक्ट्री में हुए हादसे के बारे में भी।